हेलो गाइस, और बताइए कैसे हैं? सब बढ़िया? चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। मैं राजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूनिक चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th का सबसे फर्स्ट चैप्टर से हम चालू करेंगे। 11th का क्लास चालू करेंगे, है ना। आज से रेगुलर 11th का भी वीडियो डाला जाएगा। तो आज जो है पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। तो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड, यहाँ से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। यूनिट एंड डायमेंशन, या यूं कह लो कि यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग करने वाले हैं। यूनिट एंड और उसका मेजरमेंट करने वाले हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम इसमें बता दें इसका वेटेज के बारे में, तो अपना बोर्ड एग्जाम में तो ना के बराबर है, सबको पता है। ये 11th का है तो बोर्ड से तो कोई लेना देना है नहीं। और रही बात नीट का, जेई मेन का, जेई एडवांस का, तो आप कोई भी ईयर का, कोई भी साल का आप चैप्टर उठा के देख, मीन्स क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, ऐसा कोई साल नहीं जो इससे क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। कोई भी साल नहीं जो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो, चाहे वो जेई एडवांस आप ले लीजिए, जेई मेन ले लीजिए या नीट ले लीजिए, कोई भी साल होगा, ये यूनिट एंड डायमेंशन 100% पूछता है। और एक सवाल नहीं, इसी में एक और आता है टॉपिक जिसको कहते हैं एरर एंड मेजरमेंट कहते हैं, उससे भी कंफर्म सवाल होता है। तो 2 सवाल इससे आता है। तो हम लोग तो सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद एरर एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और कंफर्म मान लीजिए कि 4 मार्क्स जेई मेन में कंफर्म, नीट वाले भी कंफर्म मान लें, जेई एडवांस वाले भी कंफर्म मान लें कि इसमें टफ सवाल होने का कोई चांस नहीं होता। कंफर्म आएगा मतलब कंफर्म आएगा, एकदम पेन पेपर लेके और फिक्स कर लेना है मार्क्स कि यूनिट एंड डायमेंशन से पूछ ले क्वेश्चन, हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए, कंफर्म रूप से मान लेना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग छोटा छोटा चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो भाई फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? अरे सबसे बड़ी पॉइंट जो यहाँ पर है फिजिक्स में, वो सबसे बड़ा पॉइंट, अगर जिस बंदे को भी इसमें फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल सीखना हो तो उसको अपने आप से हर बार ये होना चाहिए कि ये क्यों होता है, फिजिक्स में क्यों होता है और कैसे होता है। ये 2 चीज इसमें फोकस करना। जितना जल्दी से वो सीख गया कि आखिर ये क्यों होता है, तो उसका एप्लीकेशन अपने आप सीख जाएगा। क्योंकि जैसे ही उसको पता चला कि ये इसके कारण होता है, क्यों होता है, तो इसके कारण होता है, तो उसका एप्लीकेशन अपने आप माइंड में डेवलप करने लगता है कि हाँ इसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं, इसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये अपने आप अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिजिक्स का सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो अपने आप से ही सवाल करना, अपने आप से इमेजिनेशन करना, अपने आप में थिंकिंग करना, मतलब सोचते रहना इसके बारे में। जितना ज़्यादा फिजिक्स में सोचा जाएगा उतना ज़्यादा इम्प्रूव होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो इसमें सवाल आता है, पहला जो कहानी आता है वो ये है कि फिजिक्स क्या है। व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। हाँ भैया फिजिक्स क्या है। सबसे पहला तो सवाल यही आएगा कि फिजिक्स किसको कहते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक बुक में देखा होगा, बहुत ही सिंपल सा भाषा में देता है जवाब। क्या देता है इसका जो जवाब है, फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या है तो बोलता है कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which a study of nature and its law। हाँ भैया क्या बोला कि फिजिक्स क्या है? एक साइंस का वो ब्रांच है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं नेचर के बारे में, एंड इट्स लॉ, या फिर एंड इट्स फिनोमिनन कह दो, एंड इट्स फिनोमिना
एंड इट्स फिनोमेना या फिनोमेनन जो भी कह दो, तो उसके स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना, मतलब नेचर का स्टडी करो और उसी नेचर का उसके फिनोमेना, फिनोमेना मतलब उसके साथ क्या क्या हो रहा है, जो कि अचंभव चीज़ होता है, जो कि आज के पहले हम लोग नहीं देखे हैं, कोई एक ही इम्प्रूव करता है जैसे कि साइंटिस्ट, इसके बारे में है। तो ये तो डेफिनेशन हुआ, इसको थोड़ा सा हम फील करते हैं, ये वाला चीज को थोड़ा सा हम लोग फील करते हैं कि क्या ये बोलना क्या चाह रहा है। भाई नेचर का स्टडी करना, बात समझ में आ रहा है कि आसपास जो भी हमको दिखाई दे रहा है सराउंडिंग में वो तो नेचर ही है, पर थोड़ा सा फील करा के हम सिखाने का प्रयास कराते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, जैसे हम लोग जानते थे कि ग्रेविटेशनल जो लॉ था, जब न्यूटन्स खोज नहीं किए थे तो भी था ग्रेविटेशनल लॉ, और खोज करने के बाद तो हमको पता ही चला गया। उन्होंने क्या किया था कि न्यूटन साहब जो है, सबको पता है कि किसके पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और ऊपर से क्या गिरा, ऑब्वियस है एप्पल ही गिरेगा क्योंकि एप्पल का पेड़ है तो, और एप्पल गिरा तो वो न्यूटन जो हैं वो सोचे कि आखिर ये नीचे क्यों गिरा। और एक बात एकदम ध्यान रखने वाला बात क्या है कि आज के पहले जब न्यूटन्स खोज किए थे उसके पहले भी ये चीज़ होता था, तो क्या ये नेचर के अंदर ही होता था? यही फेनोमेना है, ये नेचर है और इसके अंदर कुछ अद्भुत चीज़ होना ही फेनोमेना है। जैसे कि ये नेचर है, अब इस नेचर में क्या है कि कोई भी चीज़ टूटता है तो गिरता नीचे है, ये है फेनोमेना, उसके अंदर के हो रहे फेनोमेना। तो वो जब एप्पल गिरा, तो एप्पल जब गिरा तो न्यूटन सोचे कि नीचे ही क्यों गिरा, फिर आइडिया लगाएं कि इस कारण गिरा होगा, आइडिया लगा के एक फार्मूला को जनरेट किए और वो फार्मूला वैलिड हो गया, एक्सेप्ट कर गया हर जगह, वो फार्मूला वैलिड हो गया, एक्सेप्ट कर गया हर जगह, और जैसे ही एक्सेप्ट कर गया वही वहां से कौन से लॉ का निर्माण हुआ, ग्रेविटेशनल लॉ का निर्माण हुआ। और भाई ये पूरे प्रोसेस को, जो प्रोसेस हुआ नेचर का स्टडी करना, ये पूरा प्रोसेस ही कहलाता है फिजिक्स। सिंपल सा बात है कि भाई ये पूरा नेचर था, नेचर के अंदर एक फेनोमेना हो रहा था, उस फेनोमेना पे हम स्टडी किए, अंदाज़ा लगाएं, अंदाज़ा लगाकर एक फॉर्मूला निकालें, एक लॉ निकालें जो कि हर जगह वैलिड हो रहा था। हाँ, साइंस हमेशा डेरिवेशन मतलब प्रूफ खोजती है, अगर प्रूफ नहीं भी हुआ तो उसमें क्या हो जाता है कि हर जगह अगर वैलिड हो रहा है तो हम वहाँ पर एक वहाँ पर हम लॉ के नाम से देते हैं। हमेशा लॉ का मतलब समझ जाइए कि अगर वहीं पे लॉ दिया जाता है जहाँ पे उसका प्रूफ मतलब डेरिवेशन नहीं मिलता है, वहाँ पे लेकिन हर जगह वैलिड है पर डेरिवेशन नहीं मिल रहा है, तो हम वहाँ पर उसको क्या कह देते हैं कि वो लॉ है। खैर वो तो बात की बात, तो बाद में सीखते जाएंगे। हम लोग कहानी सीख रहे थे, फिजिक्स को फील करने का बात सीख रहे थे, फिजिक्स को समझने का बात सीख रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि भाई स्टडी ऑफ नेचर बोला और उसका फेनोमेना, भाई नेचर था, ये नेचर के अंदर एक फेनोमेना हो रहा था, वो फेनोमेना के बारे में ये सोचें, अंदाज़ा लगाएं, अंदाज़ा लगाकर एक फार्मूला निकाले, फार्मूला से एक लॉ निकाले और वो लॉ हर जगह वैलिड हो रहा था, तो वो क्या हो गया, ग्रेविटेशनल लॉ। हम लोग भी लॉ बना सकते हैं, हम लोग भी लॉ बना सकते हैं, हम लोग भी कुछ ऐसा हैपनिंग देखो जो अपने रोज़मर्रा का ज़िंदगी में हो रहा हो, फिर उसके बारे में सोचो, उसके बारे में अंदाज़ा लगाओ। ये सब जो पूरा प्रोसेस है ना, सोचना, फिर उसको अंदाज़ा लगाना कि इसके कारण हो रहा होगा, फिर उसके बारे में सोचने के बाद अंदाज़ा लगाने के बाद एक फार्मूला जनरेट करना, एक लॉ जनरेट करना, और वो हर जगह अप्लाई होना। ऐसे नहीं सर आज हम भी सोचे सर ये चीज हो रहा है, सर इसके कारण हो रहा है, लॉ बन गया, नहीं भाई, वो हर जगह वैलिड होना चाहिए और इंटरनेशनल एक्सेप्टेड होना चाहिए, वो एक्सेप्ट करेगा तब जाके लॉ का निर्माण होता है। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि एक ही चीज हो रहा होगा फेनोमेना, बहुत सारा अद्भुत चीज फेनोमेना हो रहा, हजारों मतलब रोज लाखों चीजों का फेनोमेना का अपने वर्ल्ड में इसका क्या होता है, अपना खोज होता है।
मतलब अपना ये फिनोमिना पर स्टडी होता है। लाखों, एक दिन में एक आध लाख से भी ज़्यादा का खोज होता है और एक आध लाख का भी अपना ये होता है फ्लॉप होता है। उन्होंने अंदाज़ा लगाया, अंदाज़ा लगाने के बाद देखा कि फार्मूला निकल रहा है, फार्मूला वैलिड है कि नहीं वैलिड है, नहीं वैलिड है तो वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड नहीं होगा, तो अपना यहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना, वही कहलाता है फिजिक्स। अगर ऑल ओवर बात किया जाए तो जो भी फिनोमेना हो रहा है उसके बारे में हमको सोचना पड़ता है, उसके बारे में हमको अंदाज़ा लगाना पड़ता है, अंदाज़ा लगा के एक हम फार्मूला जनरेट करते हैं और फार्मूला को हम एक लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग के द्वारा दिया जाता है और हर जगह अगर वो वैलिड है तो अभी वो पूरा प्रोसेस, वो कहानी कहलाता है कि यही है फिजिक्स। मतलब कहीं भी आप देख लीजिए फिजिक्स में, किसी भी इंस्टेंट पर, कोई भी चीज़ में, मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ें, हर टॉपिक में आपको इतना प्रोसेस करना होगा और यही कहलाता है फिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। जो भी हमारे आसपास के नेचर है, नेचर में हो रहे अलग अलग फिनोमेना, बहुत सारा फिनोमेना हो रहा है ना, बहुत सारा। कई बार देखे होंगे कि गिलास के ऊपर हम सिक्का रखते हैं, गिलास के ऊपर कार्ड रखते हैं, कार्ड के ऊपर सिक्का रखते हैं। भाई गिलास के कार्ड को मार दिए, सिक्का नहीं बाहर गया, सिक्का तो वहीं के वहीं गिर गया, गिलास में गिर जाता है, ये एक फिनोमेना है। भाई यहाँ पर बहुत सारा अपना मतलब फिनोमेना है अपना, उसके अंदर पूरे नेचर के अंदर अद्भुत फिनोमेना है ना। सूरज के प्रकाश को आना एक अद्भुत फिनोमेना, इसके बारे में लोगों ने सोचा ये क्या है, सूरज के प्रकाश क्या है, ये बाद में पता चला ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, इसको आने के लिए वैक्यूम का मतलब मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है। तो ये सब क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि जब ये खोज किया था उसके पहले था और खोज करने के बाद तो आई, तो क्या हुआ, उन्होंने खोज किया, भाई सोचा, सोच के अंदाज़ा लगाया कि ये चीज़ होगा और फार्मूला जनरेट किया, फार्मूला जनरेट के वैलिड किया, है ना, एक लॉ का निर्माण किया। मतलब ये पूरा प्रोसेस करना ही कहलाता है फिजिक्स, ये पूरा फंडामेंटल प्रोसेस है फिजिक्स का, तो ये करना ही क्या कहलाता है फिजिक्स। अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा सा एक कहानी से समझाने का हम प्रयास करते हैं फिजिक्स को कि क्या होता है फिजिक्स। ठीक है, हम लोग कहानी से प्रयास करेंगे सीखने का। जैसे एक साइंटिस्ट थे फीनमैन, क्या थे, फीनमैन थे, है ना, देख लेना इसमें, फीनमैन थे, साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने बोला यार क्यों इतना लड़ रहे हो फिजिक्स को, ये तो बहुत ही सिंपल तरीका से समझा दिया जा सकता है। बोला कैसे, बोला आप चेस बोर्ड खेलना जानते हैं? हाँ भाई, चेस कौन नहीं जानता है, चेस बोर्ड तो हर कोई जानता है। बोला चलिए तो फिर चेस बोर्ड खेल ले आ जाए, देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। थोड़ा सा डब्बा एक आध दो गड़बड़ा जाए तो उसमें नहीं देखना, बस सिर्फ फील समझना कि हम कहना क्या चाहते हैं। भाई यहाँ पे सारा चीज़ अपना ये है भाई, बहुत बढ़िया, ये यहाँ पर ये भी है सारा, ये अपना सब सिपाही है, घोड़ा हाथी सारा चीज़ है यहाँ पर, हाथी ऊँट जो भी है, घोड़ा ऊँट, यहाँ पर जो भी मंत्री राजा जो भी यहाँ पर बहुत सारा आता है, एक आध दो हमसे कम गया है, बस समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या है, ये जो है ये चेस बोर्ड है ना भैया, चेस बोर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो अपना भाई साहब है ये है राम और एक भाई साहब इधर जो है ये है श्याम। समझना भैया, बहुत मज़ा आ जाएगा। फिजिक्स का लया यार, क्या फिजिक्स है, मतलब ये फिजिक्स के बारे में एकदम शुरू से ही हम बताते हैं कि फिजिक्स एक क्या है, सिर्फ सोचना है। आप बनाने से ज़्यादा इसको सोचें, फील करें, हमेशा फील करने की प्रयास करें। फिजिक्स में कभी भी किसी भी चीज़ में नहीं अटकोगे, मतलब 90% चांस रहता है, 95% मान के चलो चांस रहता है कि आप न्यूमेरिकल में नहीं अटकोगे अगर फिजिक्स को सिर्फ सोचना सीख लिया तो, उसको डील करना सीख लिया तो, ठीक है। चले, यहाँ पर क्या हुआ कि राम और श्याम थे, दोनों चेस खेलने बैठे और इनका नौकर था, सर्वेंट था, ये सर्वेंट है ना, सर्वेंट है ना, नौकर है जिसका नाम है रामू। अब भाई साहब राम को खेलने आता है चेस, श्याम को भी खेलने आता है चेस, क्योंकि ये बैठे हुए हैं, पर रामू को चेस खेलने नहीं आता और ये कई बार प्रयास कर चुका है कि राम से या श्याम से रिक्वेस्ट कर चुका है कि भाई साहब हमें भी सिखा दीजिए चेस, पर ये दोनों नहीं सिखाते थे कि ये टाइम में बिजी में इसमें बिजी हो जाएगा।
तो रामू इस बार क्या सोचा कि इस बार तो चेस हमको खेलना सीख ही लेना है। समझिएगा ध्यान से, यहां पे रामू क्या सोचा कि हमको इस बार चेस को खेलना सीख लेना है किसी भी हाल में। रामू क्या किया कि छुप कर और इन दोनों का गेम देखने लगा। ठीक है, जैसे ही राम सिपाही को एक आगे चला, समझिएगा, एक आगे चला, रामू बोला अच्छा इसका मतलब सारा गोटियां एक आगे ऐसे चलता है। फिर बोला चलो ठीक है। फिर ये क्या हुआ, श्याम को देखा, श्याम फिर चला, श्याम को देखा कि ये भी एक ही आगे किया सिपाही को, जो भी होगा ये नहीं करेगा, चलो ठीक है हम मान लेते हैं ये करेगा। तो रामू को 100% भरोसा हो गया कि सारा गोटियां एक आगे चलेगा। ऐसा क्यों भरोसा हुआ, क्योंकि एक तो खेल जानता नहीं है, तो ये देखा कि ये आगे चला, तो ये और एक तो हुआ तो वो सोचा कि अच्छा ये एक आगे चलता है, पर थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन भी होगा तो ये भी एक आगे चल दिया। तो भाई ये तो 2 मिल गया, हमको प्रूफ मिल गया कि हाँ एक आगे चलता है। इसका मतलब समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहा जा रहा है। ये जो है आपका चेस बोर्ड जो है, ये चेस बोर्ड आपका नेचर है, ये क्या है, नेचर है। और जो गोटियां चल रहा जा रहा है ये है फेनोमेना, और ये राम और श्याम भगवान हैं, मतलब जो सृष्टि को चला रहा है। और ये क्या है, रामू साइंटिस्ट है, ये रामू क्या है, साइंटिस्ट है, ये खोज कर रहा है। जैसे अभी भी इस दुनिया में बहुत सारा चीज छिपा हुआ जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि चेस बोर्ड जिसको खेलने नहीं आ रहा था उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जिस तरीका से रामू को चेस बोर्ड खेलने नहीं आ रहा था तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ गोटी दिखाई दे रहा, उसी तरीका से हम लोग को आसपास के वातावरण सिर्फ दिखाई दे रहा है। चलना कैसे है, इसमें क्या होगा ये नहीं पता है। तो खोज कौन करता है, साइंटिस्ट, अंदाजा लगाता है। तो यहां देखें, रामू ने देखा कि एक गोटी अगर राम चला तो इसका मतलब एक प्रूफ मिला कि ये गोटियां एक आगे चलता है। श्याम ने देखा भी, श्याम को भी देखा कि एक आगे चला, इसको 2 प्रूफ मिल गया, ये कंफर्म लिख दिया कि भैया चेस का गोटियां एक एक आगे चलता है। लेकिन सोचे अगर ये जो घोड़ा है यहां पर 1 2 अढ़ाई चल दिया, इसको रामू को दिमाग उड़ गया, भाई साहब ये क्या हो गया। कहीं देखा होगा ना साइंटिस्ट कि कभी ये बोल गए कि ये चीज़ सही है, फिर वो उसी को दुनिया पूरा मान रहा है। जैसे ही दूसरा साइंटिस्ट आए, न्यूटन्स लॉ खोज किए तो लैप्लास करेक्शन करेक्ट करते हैं, याद करो न्यूटन्स लॉ बोले थे, है ना, न्यूटन्स लॉ कई चीज़ ऐसे खोज किए थे, तो कोई साइंटिस्ट आके गलत बोल दिए, कोई गैलीलियो गलत बोल दिए, वो मैक्सवेल आके गलत बोले कि वो गलत है, मेरा वाला सही है। तो साइंटिस्ट ही ऐसे, यही काम होता है, ये नेचर है हमारा, पूरा नेचर है। अब नेचर में कुछ मिला, साइंटिस्ट बोल दिया कि भैया ये है, और वो पूरा दुनिया उसी को वही मानने लगा, पूरा दुनिया जो है उसी को वही मानने लगा, क्योंकि उसको क्या पता। बाद में दूसरा साइंटिस्ट आया, बोला नहीं ये एक आगे चलता है, कौन, सिर्फ ये सिपाही, यहाँ पर अलग जो है वो अढ़ाई चलता है। ये दूसरा साइंटिस्ट आकर खोज कर लिया, इसको गलत ठहरा दिया। तीसरा साइंटिस्ट आया, ये बोला कि चलो ठीक है, ये बोला कि ठीक है जितना इधर होगा सब अढ़ाई चलेगा। जो दूसरा आया साइंटिस्ट, रामू क्या किया, सिर्फ सिपाही को खोज किया आगे, वो इसके हिसाब से सारा गोटियां एक आगे चला। दूसरा आया, बोला आगे वाला एक आगे चलेगा, सिर्फ घोड़ा पीछे वाला सब अढ़ाई चलेगा। तीसरा आया, बोला नहीं भैया ऊंट तिरछा ही चलेगा, मंत्री किधर भी चलेगा। तो असलियत में समझने का प्रयास करें कि फिजिक्स है क्या, ये नेचर है, और नेचर में हो रहे फेनोमेना को हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं भाई साहब। और कौन स्टडी करता है, साइंटिस्ट स्टडी करता है, साइंटिस्ट खोज करता है, सोचता है, अंदाजा लगाता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे अंदाजा लगाकर एक फॉर्मूला को निर्माण करता है, एक लॉ को निर्माण करता है। वही तो है फिजिक्स, इसी प्रोसेस को ही कहते हैं फिजिक्स। समझ में आया कुछ, यही है हमारा यूनिवर्स, ये पूरा नेचर है। नेचर के अंदर हजारों करोड़ों अरबों टाइप का फिनोमेना हो रहा है, एक एक करके हर फिनोमेना पे स्टडी किया जा रहा है।
क्योंकि जिस तरीका से रामू को चेस बोर्ड खेलने नहीं आ रहा था तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो भी दिखाई दिया उसी को सही मान लिया। उसी तरीका से हम लोग में भी होता है, हम लोग साइंटिस्ट हैं, जो इसको भी जो भी दिखाई देता है उसको सही मान लिया जाता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए सही हो, क्योंकि और भी चीज़ नहीं देखा गया हो। तो जैसे जैसे और भी हम लोग का देखा होगा कि कभी भी पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, थोड़ा सा जानता होगा तो देखा होगा कि 6-7 साइंटिस्ट मिलके खोज करते जा रहे हैं, खोज करते जा रहे हैं और पीछे वाला का गलत ठहराते जा रहे हैं। फाइनली बोर्स मॉडल ही अभी तक चल रहा है, और ये भी गारंटी नहीं है कि बोर्स मॉडल सही ही है, ये भी कोई गारंटी नहीं है कि बोर्स मॉडल सही रहेगा। क्लियर है? तो फिजिक्स को हम कोशिश किए, थोड़ा सा समझाने का प्रयास किए कि क्या होता है फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारा चेस बोर्ड, ये फीनमैन समझाए थे कि टेंशन नहीं लो, फिजिक्स को समझना बहुत आसान है। ये चेस बोर्ड ही है जो हम लोग पूरा फिजिक्स को हम लोग खेलते रहते हैं। चलो, इसमें अब क्या हुआ, फीनमैन बोले कि चलिए भैया ये नेचर है, ये फेनोमेना है। अच्छा एक बात बताओ, इस फिजिक्स को समझने के लिए क्या लैंग्वेज का ज़रूरी है, क्या कुछ टर्म का ज़रूरी है? जैसे कि मान लो कि तू कुछ खोज कर लिया, मान लिया जाए कि आप कुछ खोज कर लिए कहीं भी जाकर, मतलब कोई भी कहीं पे भी दिखाई दे दिया कि आप ये चीज़ है, तो आप खोज कर लिए। अब खोज जब किए तो आप अपने फ्रेंड को बताने का प्रयास करेंगे, आप अपने दोस्त को, आप अपने टीचर को बताने का प्रयास करेंगे, तो कोई भी तो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे और उस लैंग्वेज को क्या कोई टर्म से बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये बोला गया कि टर्म हुआ और यहाँ पर लैंग्वेज हुआ, दो चीज़ हुआ। तो यहाँ पर भाई लॉ को या फिर जो भी खोज किया है फिजिक्स के लॉ को, क्योंकि लॉ ही खोज करोगे, जब भी करोगे तो अंदाज़ा लगाकर एक लॉ ही निकलता है, तो जो भी खोज करोगे उसके लिए लैंग्वेज चाहिए। तो सिंपल सा यहाँ पर बोला गया कि जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बोला मैथमेटिक्स जो है वही है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, या यहाँ पर लिख सकते हो बट नॉट फिजिक्स। ये फिजिक्स नहीं है पर ये लैंग्वेज कहा जा सकता है। मैथमेटिक्स फिजिक्स नहीं है पर मैथमेटिक्स क्या है, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है। तो बोला लैंग्वेज हो गया भैया, मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। अब हमको बताना हो, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक टर्म यूज करके बात कर रहे हैं ना, ये चीज़ कि हाँ ये एक टर्म है, तो टर्म बोल रहे हैं ना, तब ना समझ में आ रहा है आपको। उसी तरीक़ा से यहाँ पर जो टर्म यूज करके फिजिक्स को समझाया जाता है उसको हम लोग नए नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब फिजिक्स को समझाने के लिए, लॉ को समझाने के लिए जो भी टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो क्या होता है कि वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें। यहाँ पर डेफिनेशन लिख लो कि दोज क्वांटिटीज which can be measured by an instrument, those quantity which can be measured by an instrument, those quantity which be measured by, हाँ, those quantity which can be measured by an instrument, वैसा क्वांटिटी जिसको आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। या फिर और कह सकते हो एंड वाई विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग, है ना, वाई विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग, बहुत सारा फिजिकल हैपनिंग जो होता है अपने लाइफ में, फिजिकल हैपनिंग। सबसे पहले फिर से रिपीट कर देते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट से होता है, एंड वाई विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग कैन बी एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन, है ना, कैन बी
एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन, है ना, इन टर्म्स ऑफ लॉ, या फिर कैन बी एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन, कैन बी एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ, इन द, क्या कर लो, फॉर्म ऑफ लॉ। सिंपल सा लॉजिक है ना। यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ लॉ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं, PQ से। यहाँ पर बोला, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, देखो ध्यान से, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग कैन बी एक्सप्रेस, मतलब कैन बी एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ लॉ। सिंपल सा बोला गया कि जो हमारे रोज़मर्रा का ज़िंदगी में जो भी फिजिकल हैपनिंग हो रहा है, अगर आप उसको एक्सप्रेस करें या एक्सप्लेन करें किसके फॉर्म में, लॉ के फॉर्म में, तो जो लॉ के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर बोला गया, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर इसमें बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, मास हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, एंड एक्सेट्रा, बहुत सारा, मोमेंटम, एनर्जी, टॉर्क, जितना भी फिजिक्स में टर्म यूज होने वाला है सारा टर्म इसमें हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बोला गया अभी सिंपल सा, भाई लेंथ को इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो, क्यों, हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट से तो ही होता है। मास के लिए देख ही रहे हैं, आज का जो अपना तराजू रहता है जिससे हम लोग नापते हैं, है ना, और अपना इलेक्ट्रॉनिक टाइप का चीज़ हो चुका है। वेलोसिटी के लिए स्पीडोमीटर हो गया, सब मेजर करते हैं। फोर्स के लिए, मोमेंटम के लिए, तो हर चीज़ का इंस्ट्रूमेंट से, जिसको भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करेंगे वैसे क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। या फिर जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी में जो भी फिजिकल हैपनिंग हो रहा है, फिजिकल चीज़ें हो रहा है, उसको अगर आप एक्सप्रेस कर पाएँ या एक्सप्लेन कर पाएँ इन द फॉर्म ऑफ लॉ के फॉर्म में, तो भी उस क्वांटिटी को आप क्या कहेंगे, अपना फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो ऐसा बोला गया कि सर हमारे यहाँ एक दिन में तो हजारों लाखों खोज होते हैं, लाखों खोज होंगे तो लाखों फिजिकल क्वांटिटी होंगे, क्योंकि सबको एक्सप्रेस करने के लिए, सबको एक्सप्लेन करने के लिए जो क्वांटिटी को इस्तेमाल किया जाता है उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और हमारे यहाँ तो लाखों करोड़ों खोज हो रहा है, तो क्या लाखों करोड़ों फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया जाए तो सर हम तो पागल हो जाएंगे सर उतना याद करते। बोला नहीं, इसको आसान बनाया गया है, ईजी बनाया गया है। किस फॉर्म में, जैसे याद करो, अगर आप लोग को पता हो तो हम लोग को इंग्लिश लेटर में कितना लेटर होता है, मतलब इंग्लिश में 26 लेटर ही होता है, ABCD से लेकर Z तक। पूरा इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस उठा लो, क्या A से Z के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब क्या किया गया, वहाँ एक फंडामेंटल तैयार किया गया, फंडामेंटल तैयार किया गया, और उस फंडामेंटल को यूज करके दुनिया का हर वोकैबुलरी को, हर सेंटेंस को, इंग्लिश के सेंटेंस को बनाया गया। उसी तरीक़ा से फिजिक्स में भी बनाया गया कि यहाँ पर भी फंडामेंटल बनाया जाए, यहाँ पर भी फंडामेंटल बनाया जाए, और फिर जो दुनिया में जितने भी लॉ खोज होंगे जो कि इसी से यूज करके बनाया जाएगा, जैसे कि 26 लेटर को यूज करके बनाया गया, उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी उसी को खोज करके बनाया गया कि ऐसा फंडामेंटल निकाल दें, ऐसा फंडामेंटल आप निकाल दें जो उसको यूज करके दुनिया का फिजिक्स में जितना भी टर्म यूज होगा उस टर्म को हम आसानी से समझ सकें, इसी को यूज करके। जैसे कि 26 लेटर को यूज करके पूरा इंग्लिश हम पढ़ते हैं, उसी तरीक़ा से फिजिक्स में भी निकाला गया है ऐसा फंडामेंटल जिसको यूज करके हम पूरे फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं उस फंडामेंटल में, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पर कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट में। एक बांटा गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट, है ना, क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एंड और बेस फिजिकल क्वांटिटी। एब्सोल्यूट और बेस फिजिकल क्वांटिटी इसी को कहा जाता है ना, फंडामेंटल को ही। और एक और क्या होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। तो ये 2 पार्ट में
यह फंडामेंटल में एक फंडामेंटल वो जो हम लोग फंडामेंटल तैयार किए हैं जिससे पूरे फिजिक्स को पढ़ेंगे, और डिराइव जो होता है वो फंडामेंटल को यूज करके ही डिराइव का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग अब हेडिंग क्या डालेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। मेन रूप से हेडिंग जो होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो हेडिंग डालें यहाँ से फंडामेंटल, इसको हटा दे, ऐसे कर लो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। चलिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को समझते हैं। जैसे एक बात बताते हैं, जैसे हम लेटर में जाते हैं, इंग्लिश लेटर में जाते हैं, तो हम जब ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, और ए से कहाँ तक लिखते हैं, जेड तक लिखते हैं। तो आप सबसे पहले ये बात बताइए, क्या ए जो है बी पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। क्या बी जो है ए पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। क्या ए जो है सी पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। क्या सी जो है ए पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। मतलब फंडामेंटल का मतलब होता है कि एक दूसरे पर डिपेंड ना करे। यही चीज हम बोलते हैं कि कैट, क्या ये वाला पार्ट कैट जो है क्या ए पर डिपेंड कर रहा है क्या? हाँ, तो ये फंडामेंटल नहीं हो गया। क्या टी पे डिपेंड कर रहा है? हाँ। क्या सी पे डिपेंड कर रहा है? हाँ। ये कहते हैं कि ये डॉग है। क्या क्या डॉग जो है डी पे डिपेंड कर रहा है? हाँ। पर ये जो 26 लेटर जो फंडामेंटल बनाया गया है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब समझ जाइए कि फंडामेंटल का मतलब होता है कि वो एक दूसरे पर डिपेंड ना करे। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हो, क्या दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट to each other and other physical quantity can be obtained by using फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर क्या बोला गया कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करे उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। यहाँ पर लिख लो अदर आर कॉल, यहाँ पर लिख सकते हो आर कॉल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इस फंडामेंटल वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करे उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और इसके अलावा जो होगा एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस या कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जैसे कि अभी यहाँ पर ए से जेड तक लेटर लिखे थे, लेकिन जैसे ही हम एक अलग कैट लिखें तो क्या फंडामेंटल को इस्तेमाल करके लिखे कि नहीं लिखे? डॉग लिखें तो क्या फंडामेंटल को इस्तेमाल करके लिखे कि नहीं लिखे, है ना। एलिफेंट लिखेंगे तो क्या फंडामेंटल को इस्तेमाल करके लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो दुनिया का कोई भी फंडामेंटल के अलावा कोई भी अगर हम फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं तो फंडामेंटल को इस्तेमाल करके लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर और बोला गया कि तो फंडामेंटल कितने हैं इसमें, जैसे इंग्लिश वर्ड में 26 है तो इसमें कितने हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सबको पता है पहला क्या है? मास। दूसरा क्या है? लेंथ। तीसरा क्या है? टाइम। चौथा क्या है? टेम्परेचर। पांचवा क्या है? करेंट। छठा क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड सातवां क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग किससे नाम से जानते हैं? कैंडेला, जिसे CD कहा जाता है, कैंडेला, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मोल होता है। करेंट A, टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर? केल्विन, ठीक है। टाइम को तो पता है, सेकेंड। लेंथ तो अपना लेंथ ही है, मीटर सेंटीमीटर जो भी। और मास क्या होता है? केजी। असलियत में ये केजी मीटर इसलिए लिखा गया है ना, तो ये SI सिस्टम वालों ने निकाला है।
जो अपना एसआई सिस्टम वाले हैं वो उन्होंने ये सब निकाला है कि मास को केजी से, लेंथ को मीटर से। इसीलिए यहाँ पर एसआई सिस्टम अगर पहले से पता होगा तो उन लोग को बता देते हैं। ऐसे आगे पढ़ाएंगे यूनिट तो आसानी से समझ में आएगा कि केजी, मीटर, सेकेंड, ये केल्विन, ये सब क्यों इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी खोज किया गया। ये 7 को यूज करके हम लोग ना पूरा फिजिक्स को पढ़ सकते हैं, पूरे फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लेकिन एक दिक्कत आ गया। जैसे ही वो उन्होंने और भी आगे पूरा फिजिक्स पढ़ने लगा, मतलब पढ़ने लगे पूरा फिजिक्स को, तो एक जगह दिक्कत आ गया एंगल के पास। तो वहाँ पर से 2 फंडामेंटल और निकला जिसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। There are 2 supplementary fundamental physical quantities। जैसे सप्लीमेंट्री होता है ना, सप्लीमेंट्री एग्जाम में हम लोग देते हैं एग्जाम का, उसी टाइप का हुआ कि जैसे ही ऐसे मतलब 7 खोज हुआ, तो जैसे ही फिजिक्स पढ़ना लोग स्टार्ट किया, जैसे ही फिजिक्स पढ़ना लोग स्टार्ट किया तो भाई बाद में दिक्कत आ गया। बोला कि यार ये फंडामेंटल था, इसको यूज करके पूरा दुनिया के फिजिक्स को हम पढ़ सकते हैं, जितना भी टर्म आएगा सबको आसानी से पढ़ सकते हैं। पर कहीं दिक्कत आ गया तो फिर वहाँ पे फंडामेंटल पे सोचा गया, खोज किया गया, तो 2 और निकल के आया फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। पहला क्या होता है? प्लेन एंगल होता है। पहला क्या होता है? प्लेन एंगल। कहाँ पे बनता है? 2 लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। ये थीटा है, और इसका जो यूनिट होता है, यहाँ पर जो यूनिट होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है। यहाँ पर यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा? रेडियन होगा, है ना। थीटा सबको पता है। ये थीटा अगर निकालना हो तो थीटा क्या होता है? आर्क बटा क्या होता है? रेडियस होता है। तो आर्क भी किस में है? लेंथ के टर्म में है। आर्क भी क्या होगा? लेंथ। देखो ये वाला दूरी ही होता है आर्क, ये आर्क है, और ये वाला क्या है? ये वाला जो यहाँ से यहाँ, ये रेडियस है। तो ये आर्क क्या है? यूनिट लेंथ में ही है, और रेडियस भी क्या है? लेंथ में ही है। तो सर ये तो लेंथ कैंसिल हो जाएगा ना सर, ये वाला अपना, तो फिर यहाँ पर यूनिट कहाँ से आ गया? तो ये स्टैंडर्ड है, यही निकाला गया कि इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? रेडियन होगा। ऐसे नहीं सोचना है कि सर आर्क भी सर लेंथ है, आर भी लेंथ है, तो अगर ऊपर मीटर होगा तो नीचे भी मीटर होगा सर, तो मीटर तो कैंसिल हो जाना चाहिए, या सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाना चाहिए सर, यूनिट तो होगा ही नहीं। हाँ, यूनिट वैसे देखोगे तो नहीं होगा, पर ये एक्सेप्शन है, इसको रटना पड़ेगा कि इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। दूसरा क्या होता है? ये प्लेन एंगल हो गया। दूसरा क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है। क्या होता है? सॉलिड एंगल। हालांकि इसके बारे में तो डिटेल में नहीं अभी पढ़ेंगे, सिर्फ बता देते हैं। बाकी जानते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिड एंगल। 12th का जब हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ते हैं, गॉस लॉ पढ़ते हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है? आइसक्रीम खाया होगा कोन में, कोन वाला में, यहाँ पर तो देखा होगा कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 3D में, ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये एंगल को ही क्या कहा जाता है? सॉलिड एंगल कहा जाता है। ये वाला को क्या कहा जाता है? सॉलिड एंगल। ऊपर वाला एरिया होता है, और ये दूरी अगर आर है तो सॉलिड एंगल को ओम से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू क्या होता है? DA/r² होता है। तो ऊपर भी देखें एरिया है कि नहीं है, और नीचे भी आर है। तो एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा, नीचे भी मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर भी सर की यूनिट नहीं होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इसका ऐसा यूनिट इसको डिफाइन कर दिया गया है, एक स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेरेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेरेडियन कहते हैं, है ना। तो ये सॉलिड एंगल हो गया। तो 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और निकाला गया। तो इससे अब हमारा जो होगा फिजिक्स का जितना भी टर्म होगा, ये 7 और ये 2 9 मिलकर ही पूरा कहानी खत्म हो जाता है। मतलब जिस तरीका से इंग्लिश में 26 लेटर था, उसी तरीका से फिजिक्स में 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इसी को यूज करके जो भी नया भी जो खोज किया जाएगा, तो इसी को 9 को यूज करके ही वहाँ पे किया जाता है, वहाँ पे सिखाया जाता है, वहाँ पे लॉ को निकाला जाता है। क्लियर है? चलिए भाई, तो ये हमारा सप्लीमेंट्री होगा, फंडामेंटल का कहानी था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूनिट के, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं मेजरमेंट करने का। जैसे कि लेंथ का मेजरमेंट हो गया, मास का मेजरमेंट हो गया, इस टाइप का मेजरमेंट का बात किया जा रहा। तो उससे पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे? यूनिट। यूनिट से ही सारा चीज़ होता है, यूनिट को समझो।
कह रहा है यहाँ पर यूनिट क्या है कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखा देते हैं, कहा कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस in terms of international accepted certain reference standard are called यूनिट। अब इस चीज को फील करो, यहां पर क्या बोला कि कोई भी अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते तो उसको एक्सप्रेस किसके टर्म में करो, किसके टर्म में, कि जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाया गया है, कौन बनाया है, जो कि इंटरनेशनल एक्सेप्ट किया है ना, रेफरेंस स्टैंडर्ड, उसके टर्म में अगर फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस करते हैं तो वो जो स्टैंडर्ड है वही कहलाता है यूनिट। जिस स्टैंडर्ड के फॉर्मेट से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, उसी को कहा जाता है यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड वाला से करना होगा, कंपेयर करके स्टैंडर्ड वाला के टर्म में एक्सप्रेस करें, जो कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेड द्वारा जो सर्टेन रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल समझने का प्रयास कीजिएगा, फॉर एग्जांपल जैसे आपको लेंथ को मेजरमेंट करना हो, आपको किसको मेजरमेंट करना हो, लेंथ को, तो एक लेंथ जैसा चीज को एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। जैसे कि एक स्टैंडर्ड है ये, इसको हम एम कहेंगे, एम का मतलब मीटर, ये है, ये स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं कि मीटर हम कुछ भी कर दिए, है ना, ऐसा नहीं है। एक मतलब नासा का म्यूजियम कर लो या कहीं उसका नाम है, हालांकि नासा में ही होगा, म्यूजियम में वो फिक्स है 1 मीटर और रखा हुआ, जिसको 1 मीटर चाहिए वो नापो और लेकर आओ। पूरा दुनिया उसी से चल रहा है, पूरा दुनिया जो है उसी से चल रहा है, भैया नापो और लाकर दो, नापो और लाकर दो 1 मीटर। ऐसा नहीं कि सर हमको 1 मीटर माने इतना हुआ, 1 मीटर इतना हुआ, ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये स्टैंडर्ड है जो कि इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है ना, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है, यह स्टैंडर्ड है। अब इसके टर्म में ही एक्सप्रेस करना है। अगर इसके टर्म में एक्सप्रेस जो करोगे तो ये जो टर्म है, जो स्टैंडर्ड है, यही है यूनिट। जैसे सोचो, मान लो हमको बोला गया कि ये वाला का लेंथ मेजर करो, तो हम क्या करेंगे कि इसको यहां पर देखेंगे 1 2 3, मतलब यहां पर बोलेंगे कि 1m 2m एंड 3m, तो यहाँ पर कितना हो गया 3m। तो ये जो लेंथ मेजर कर रहे थे, क्या हम स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किए कि नहीं किए? देखो यहाँ ये बोला कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सर्टेन रेफरेंस स्टैंडर्ड। अगर आप स्टैंडर्ड के रेफरेंस स्टैंडर्ड के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो जो स्टैंडर्ड होता है, जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, यही कहलाता है यूनिट। और ये क्या कहलाता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या कहलाता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बता रहा है कि स्टैंडर्ड से कितना टाइम्स रिपीट होता है। ये न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो क्या बता रहा है कि आपका जो स्टैंडर्ड है, यह स्टैंडर्ड से कितना टाइम्स ये रिपीट हो रहा है। ये हमारा क्या कहलाता है? न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाता है। कौन सा वैल्यू कहलाता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसे होगा ना, न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाता है। ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस तरीका से होता है। देखो स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया गया और उसी स्टैंडर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। अच्छा, जैसे ये लेंथ वाला चीज़ है, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड मास वाला जिस बनाते हैं, जैसे ये देखो इसको बनाया गया, ये को बोला गया स्टैंडर्ड है। ये केजी है, ये वाला क्या है? ये केजी है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया केजी। अब बोला बताओ इसका मास कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? देख लेते हैं कि इसके जैसा गोला कितना इसमें आ पाएगा। यहाँ पर ऐसे एक्सप्रेस करके देखते जाते हैं कि इसके जैसा गोला कितना आ पाएगा। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 और इन क्या हो जाएगा? केजी। तो देखें क्या स्टैंडर्ड के टर्म में हम एक्सप्रेस किए कि नहीं। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये क्या कहलाता है? यूनिट। और ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाता है। एनवी का मतलब क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। एंड न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना टाइम्स आपका स्टैंडर्ड से रिपीट हो रहा है।
कितना टाइम्स ज़्यादा। देखिए तो केजी स्टैंडर्ड है, इससे 9 टाइम्स ज़्यादा। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ए स्टैंडर्ड मतलब यूनिट को समझे, फील करें कि भाई रेफरेंस स्टैंडर्ड के टर्म में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर कर रहे हो तो रेफरेंस स्टैंडर्ड के टर्म में आप एक्सप्रेस करते हैं, तो वो रेफरेंस स्टैंडर्ड जो होता है वही कहलाता है यूनिट्स। अच्छा, ऐसा नहीं कि सर मास वाला का लेंथ से कंपेयर कर दें, मास वाला का लेंथ से और लेंथ वाला का मास से कंपेयर मत करना भाई। मास वाला का मास वाला जैसा चीज़ से कंपेयर किया जाता है और लेंथ वाला का लेंथ वाला चीज़ से कंपेयर किया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, यही है यूनिट और यही इसी से हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट बना है, जिसका कई प्रकार से है। इसमें थोड़ा सा और फील कराते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये वाला में थोड़ा सा और समझाते हैं यूनिट में, और वो इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार मतलब कई बार आ चुका है उससे रिलेट करके सवाल। देखिएगा जैसे क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, कोई भी एनी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना हो तो क्या क्या हमको चाहिए, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए। सर ऐसे कैसे, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए, कैसे? सोचिए अगर आप किसी दुकान में गए, बोले भाई साहब 4 केजी आलू दे दीजिए, क्या दे दीजिए, 4 केजी आलू दे दीजिए, या फिर आलू थोड़ा सा हटा दो, 4 केजी चावल दे दीजिए भाई साहब, ठीक है। यहाँ अब क्या हुआ कि दुकानदार के यहाँ तो गया, बट ये भूल गया कहने के लिए चावल दे दीजिए। दुकान वाला भाई साहब पागल हो गए क्या, केजी चावल दे दीजिए, क्या केजी, कितना केजी बोलो तो सोच के देखो, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू के बिना सेट हो पा रहा है क्या? नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू जरूरी है भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू जरूरी है एकदम, बिना इसका कोई गुजारा नहीं है भाई, इसके बिना कोई गुजारा ही नहीं है। बोला भाई नहीं, फिर एक गया बोला भैया 4, ये वाला भूल गया और बोला भाई चावल दे दीजिए, वो भी बोला भाई, देखने लगा ऊपर से नीचे, भाई पागल हो गए क्या यार, 4 चावल दे दीजिए, 4 चावल में क्या होगा? मतलब यहाँ पर 4 भी जरूरी है और यहाँ पर केजी भी जरूरी है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो अगर मेजर करना हो तो उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होगा, मस्ट होगा, और यूनिट भी क्या होगा, मस्ट होगा। यूनिट भी मस्ट होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी मस्ट होगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना हो, हमेशा याद रखना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको मेजर करना हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए एंड यूनिट भी चाहिए। अच्छा चलिए इसको एक और अच्छे टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, मज़ा आएगा। जैसे हम आपको बोले 1 मीटर और हम बोले 100 सेंटीमीटर, बताइए इसमें से कौन बड़ा है? क्या ये दोनों बराबर है? हाँ सर, ये तो दोनों बराबर है सर। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों बराबर है, जितना 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर तो उतना ही होता है सर। तो ये कैसे हो गया भाई, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर कैसे हो गया? तो इसमें हुआ क्या, देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये क्या है, ये यूनिट है। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये क्या है, ये यूनिट है। ध्यान से देखिए, क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये n1 u1 मान लें, ये n2 u2 मान लें, क्या ये सेम सिस्टम है? ध्यान से देखना, ये क्या लेंथ का ही मेजरमेंट है, ये भी क्या है, लेंथ का मेजरमेंट है। तो अगर आपका फिजिकल क्वांटिटी सेम हो तो उसका जो अमाउंट होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि 1 मीटर हो तो 100 सेंटीमीटर, क्या ये फिक्स है? मतलब समझे क्या, यहाँ पर हम कह सकते हैं n1 u1 बराबर क्या हो जाएगा, n2 u2। कहने का मतलब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे ही बढ़ा यूनिट छोटा हो गया, और देखो यहाँ पर यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे ही छोटा हुआ क्या यूनिट बड़ा हो गया? कैसे सर बड़ा, समझाइए जरा। देखो 1 मीटर क्या इतना को मान रहे थे, मान लेते हैं 1 मीटर है, क्या 1 मीटर मतलब एक ही टाइम से रिपीट हो रहा है? यहाँ पर कितना है, सेंटीमीटर, कितना टाइम से रिपीट हो रहा है, 100, क्या इसके बराबर है? इसका मतलब सेंटीमीटर का जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा क्या बहुत छोटा सा होगा, ये होगा सेंटीमीटर, मतलब ये वाला छोटा सा सेंटीमीटर होगा। और क्या इसको 100 टाइम्स इसके अंदर आ जाएगा भाई, ये कितने टाइम्स आ जाएगा, 100 टाइम्स। देखना कम जाएगा तो टेंशन ना लेना, वो अपने आप 100 टाइम्स एडजस्ट हो जाएगा। तो सोचिए क्या इसका यूनिट छोटा हुआ कि नहीं? मीटर का यूनिट ये है क्योंकि स्टैंडर्ड वाला ही यूनिट होता है, और सेंटीमीटर भैया इसके अंदर 100 है क्योंकि देखो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है,
तो भाई 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसका एक बार रिपीट हो रहा है तो इतना हो गया। इसका 100 बार इसी के अंदर रिपीट होना है तो इसका 100 बार रिपीट करोगे तो इसका यूनिट छोटा हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिला के तो क्या होता है, कांस्टेंट फॉर अ सेम फिजिकल क्वांटिटी, फॉर अ सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट, मतलब आपका अगर यूनिट बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगा, यूनिट घटेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा। इस तरीका से फॉर्मेट में ये देखिए चलते रहता है। तो आप इसमें ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ पर न्यूमेरिकल, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को मेजर के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट जरूरी है। दूसरा कि कुछ फील कर लेते हैं, अगर हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक ही वैल्यू को, जैसे कि ये देखें तो ये है एसआई सिस्टम में और ये क्या है सीजीएस सिस्टम में। थोड़ा बहुत तो आता होगा, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर है ना, और एमकेएस मतलब मीटर। तो ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं एक ही फिजिकल क्वांटिटी को, तो लेकिन उसका अमाउंट भी सेम होना चाहिए, अमाउंट भी सेम होना चाहिए। जैसे 1 मीटर और 200 सेंटीमीटर मत कर देना सर वो बराबर होगा, नहीं, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर टाइप का चीज़ हो। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता। न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट का प्रोडक्ट देखिए आपस में बराबर है, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का वैल्यू प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो गया, यूनिट हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। तो सिंपल सा लॉजिक से समझे, सिंपल सा ये फंडा है, इस तरीका से आप बिल्कुल देख ले ढंग से, और ये इंपॉर्टेंट है भाई। कोई भी बुक उठा के देख लो, आना ही आना। एक आध बार सवाल भी पूछ चुका है डायरेक्ट एकदम। ये इस ए वाला तो आगे यूज होगा जब हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो हमेशा याद रखें कि अगर वैल्यू सेम हो, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होकर उसका यूनिट चेंज हुआ हो, तो उस केस में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट जो होता है उसका प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी का कुछ कहानी था, यूनिट हम लोग पढ़ लिए। यूनिट में भी हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। बहुत सारा सिस्टम होता है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट है ना। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ना, पहले यूनिट एंड डायमेंशन का डेफिनेशन एंड फॉर्मेट, मतलब फॉर्मूला टाइप का चीज़ पढ़ लेते हैं। फिर जितने भी टर्म हमारे फिजिक्स में आएगा एक एक करके सारे टर्म का हम लोग यूनिट भी निकालेंगे और डायमेंशन भी निकालेंगे। पूरा जितने भी टर्म हमारे पास आएगा, सारे टर्म का जितना भी फिजिक्स में होता है टर्म, मतलब 100 भी 70 75 जो भी टर्म होता है, उन सारे टर्म का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लियर करके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबका यूनिट लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। पहले एक साथ हम लोग फॉर्मूला और थ्योरी टाइप का चीज़ लेते हैं। फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट में पहला क्या होता है, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस क्या होता है, एफपीएस सिस्टम होता है। एफ का मतलब क्या हो गया, एफ का मतलब है फुट, ठीक है, एफ का मतलब क्या हो गया, फुट। पी का मतलब क्या हो गया, पाउंड हो गया। और एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब हो गया सेकेंड। फुट मतलब क्या मेजर करोगे, लेंथ मेजर करोगे। पाउंड मतलब क्या मेजर करोगे, पाउंड मतलब मास मेजर करोगे, ये तो अभी भी चलता है। सेकेंड मतलब क्या मेजर करोगे, टाइम मेजर करोगे। जैसे कि हमको बोला गया यहाँ पर, सबसे पहले ध्यान दे, जैसे हमको बोला गया क्या, जैसे देखना यहाँ पर बोला गया कि भाई यहाँ पर वेलोसिटी का यूनिट बताओ, वेलोसिटी का यूनिट बताना है किसके टर्म में, एफपीएस में, है ना। यहाँ पर बोला, यहाँ पर चाहो तो पूरा सवाल ही एक लिख देते हैं, फाइंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी। हालांकि बाद में सारा करा के दिखाएंगे, पहले एक दो ऐसे ही कॉन्फिडेंस के लिए कराते जाते हैं, है ना, ताकि यहाँ पर भी क्लियर रहे। बाकी एक साथ तो सब कराएंगे ही कराएंगे सारा टर्म का। तो बोला फाइंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ एफपीएस, इन टर्म्स ऑफ एफपीएस। तो भाई सबसे पहले यूनिट लिखने से पहले एक और कहानी बता देते हैं कि जिसका भी यूनिट लिखने के लिए बोल रहा है उसका फॉर्मूला तोड़ो कब तक, जब तक कंप्लीट फंडामेंटल में न टूट जाए। फंडामेंटल कहने का मतलब मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। जब तक इसके टर्म में ना टूट जाए कंप्लीटली, तब तक इसके फॉर्मूला को लिखते रहना। जैसे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया लेंथ एंड टाइम का मतलब हो गया सेकेंड टाइम।
क्या ये दोनों फंडामेंटल में है? हाँ। तो अब यहाँ से हम यूनिट लिखेंगे। भाई डिस्प्लेसमेंट है लेंथ जैसा चीज़, तो लेंथ जैसा चीज़ एफपीएस में क्या मेजर किया जाता है? फुट। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? फुट। और टाइम की जगह पर क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो हम एफपीएस सिस्टम में अगर वेलोसिटी का यूनिट पूछेगा तो फुट पर सेकेंड हो गया। जैसे कि मीटर पर सेकेंड याद होगा ऐसा सिस्टम में, उसी तरीका से एफपीएस सिस्टम में कितना हो गया? फुट पर सेकेंड। अब मान ले एक्सेलरेशन का पूछ दे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो। जैसे मान ले एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, एक्सेलरेशन का पूछ दे, एक और बता देते हैं एक्सेलरेशन का एक का। तो क्या एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या वेलोसिटी फंडामेंटल है क्या? नहीं। फंडामेंटल में वापस हम रिपीट करते हैं, क्या क्या है? मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है एंड करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी है। पर यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, तो फिर से फॉर्मूला तोड़ोगे तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। अब टूट गया फंडामेंटल में। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं? फुट लिखते हैं, और टाइम को क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन का भी कहानी कर सकते हैं। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको यूनिट लिखना हो तो आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला जानना होगा। इसलिए एंड ऑफ 12 में जाके कंप्लीट हमको होता है अपना ये यूनिट एंड डायमेंशन, क्योंकि हम यहाँ पे सारा चीज़ तो जान तो नहीं रहे ना, सारा फॉर्मूला हम लोग को तो अभी पढ़ना। भाई बता दें, यूनिट एंड डायमेंशन ऐसा मान लो कि जैसे कि एक मेनू चार्ट है। जैसे कि हम लोग होटल में खाना खाने जाते हैं तो हम लोग मेनू चार्ट देखते हैं, तो भाई खीर है तो खीर है, खाए थोड़ी ना भाई। पनीर है तो पनीर है, खाए थोड़ी ना। वहाँ पे खाना कहाँ खाएं हम सिर्फ देख रहे हैं ये चीज़ है, चलो है भैया आगे पढ़ना है। भाई एक्सेलरेशन जैसा चीज़ है पढ़ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा चीज़ है, हाँ है पढ़ना। यूनिट डायमेंशन इज अ मेनू चार्ट ऑफ ऑल ओवर फिजिक्स। पूरे फिजिक्स का ये मेनू चार्ट है कि इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हमको सबको पढ़ते जाना है। एंड ऑफ 12th ही ये यूनिट एंड डायमेंशन क्लियर होता है। हाँ, अगर फॉर्मूला पता हो तब आना चाहिए भाई लिखने। ये यूनिट एंड डायमेंशन में बस ये सिखाया जाता है कि अगर जिस दिन भी आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा उस दिन आपको ये यूनिट लिखने आना चाहिए। जैसे कि देखिए, ये एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मूला पता होगा तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फंडामेंटल में नहीं है तो कंप्लीट फंडामेंटल में तोड़े, फिर वेलोसिटी को तोड़ना पड़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट को एफपीएस में फुट कहते हैं, टाइम को सेकंड कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? फुट पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो सर ये एफपीएस चला क्यों नहीं? भाई क्या हो गया एफपीएस में इतना, मतलब हम लोग को ऐसा ही पढ़ना पड़ा? इसका रीजन क्या है उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एफपीएस में होता क्या है। एफ का मतलब क्या होता है? फुट। भाई पहले जो होता था ये पैर से नापा जाता था, ये फुट से नापा जाता था। भाई ध्यान से देखो, भाई ये फुट से नापा जाता था पैर से। राजा, कोई भी राजा महाराजा होगा वो उसका फुट से नापा। दिक्कत क्या हुआ भाई एफपीएस में? ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया भाई कि इसको हटाना पड़ा, इसको छोड़ना पड़ा? होना पड़ा क्या? क्योंकि इसका क्या हुआ, जैसे मान लिया जाए आज हमको नपाना है, आज शनिवार है या आज संडे है, हमको नपाना है। जब राजा जी को हम कहने गए कि राजा जी चलिए हमारा खेत नपाना, तो राजा जी बोल दिए आज बीमार है, नहीं आ पाएंगे। तो इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा। सोच के देखिए, इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा। भाई हम जब चाहें तब नहीं नपा सकते, तो भाई दिक्कत है ना यार। इंटरनेशनल एक्सेप्टेड इतना बड़ा हमको चीज़ है कि हमको मेजर अभी करना है तो अभी करना, पर इजीली अवेलेबल नहीं है। मान लिया जाए कि हम ये साल हम खेत न पाएँ, राजा जी के पैर से न पाएँ, और अगले साल राजा जी डेथ कर गए, अगले साल राजा जी का बेटा का आ गया, बेटा का पैर आ गया, और वो पैर क्या निकल गया? छोटा निकल गया। अब वो आदमी जिससे हम खेत लिखाए थे वो लड़ने लगा, भाई हमको फिर से चाहिए, तुम्हारे पास ज़्यादा चला गया। तो बोले ना पाओ, तो ना पाएगा किससे? उनका बेटा से। तो बेटा जब नापने गए तो भाई खेत कम आ पाया, पहले ज़्यादा था अब कम आ गया, उसमें भी टेंशन हो गया। तो भाई यहाँ पर वेरिएबिलिटी आ रहा है, मतलब कांस्टेंट नहीं है ना, ये वेरिएबल कर रहा है। अभी जो आए, अभी अब सोचिए, क्या 1 मीटर मेरा वेरी कर सकता है क्या? बहुत रेयर केस में 1 mm 2 mm करता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं करता, बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। अब जो है वेरिएबिलिटी नहीं है ना, इनवेरिएबिलिटी है। या इजीली अवेलेबल नहीं था ना कि हमको संडे का ना पाना है तो नहीं, आज छुट्टी है, मंडे को ना पाएंगे, मंडे को किसी कारण दिक्कत हो गया, ये हो गया। तो इस तरीक़ा से देखिए यहाँ पे कांस्टेंट रूप से नहीं है, मतलब पूरा में लड़ाई झगड़ा टाइप का चीज़ है। मतलब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को ही फ्लॉप कर दिया गया कि नहीं भाई इससे ये काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, ये वो था एफपीएस सिस्टम का फ्लॉप होने का कारण। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा आ गया है यहाँ पर? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस
सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होता है, जिसको हम लोग किससे करते हैं, सीएम से। जी का मतलब क्या होता है, ग्राम होता है ना, ये जीएम से हो गया। और एस का मतलब क्या होता है, सेकेंड, यहाँ पर हम कह सकते हैं सेकेंड, जिसको एस सेकेंड से इस तरीका से है ना। अब यहाँ पर देखा जाए कि जहाँ पर लेंथ जैसा चीज़ हो वहाँ पर सेंटीमीटर, क्योंकि जहाँ पर लेंथ जैसा चीज़ होगा वहाँ पे हम सेंटीमीटर मेजर करेंगे, और जहाँ पे मास जैसा चीज़ होगा वहाँ पे ग्राम करेंगे, और जहाँ पे टाइम जैसा चीज़ होगा वहाँ पे हम क्या मेजर करेंगे, सेकंड को मेजर करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे वेलोसिटी को लिख रहे हैं, अब वेलोसिटी को सीजीएस सिस्टम में लिखना यूनिट, तो भाई हम बता चुके हैं कि फार्मूला लिखो। फार्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फार्मूला लिखने के बाद क्या देखना है कि क्या फंडामेंटल में है कि नहीं है, तो फंडामेंटल में है तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हो इसमें, सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ जैसा चीज़ है, और टाइम को क्या लिख सकते हो, सेकेंड, तो यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीका से आप सीजीएस सिस्टम में भी यूनिट लिख सकते हैं। अभी ऐसा नहीं कि सर एक एक एग्जांपल देके आप चलते जा रहे हैं, नहीं, हम पूरा जितना भी फिजिक्स में टर्म यूज होने वाला है, सारा टर्म का, जितने टर्म का सीजीएस में लिखा सके वो सारे टर्म का हम सीजीएस में लिखा देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन तक के ऐसे पढ़ते जाते हैं, फिर जितना भी टर्म है सारा टर्म का हम लोग करेंगे। ठीक है, साथ में करेंगे, हम होमवर्क के रूप में भी दे देंगे। जैसे मान लिया जाए हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोग अगला जो एपीएस होता है वो क्या होता है, एमकेएस सिस्टम होता है। क्या होता है, एमकेएस सिस्टम होता है। तो एम का मतलब क्या हो जाएगा, एम का मतलब हो गया आपका मीटर, के का मतलब क्या हो गया, के का मतलब हो गया किलोग्राम, है ना, क्या हो जाएगा, किलो ग्राम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केजी कहते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं। और आपका ये जो हो गया एस का मतलब क्या हो गया, सेकंड हो गया, जिसको हम टाइम के लिए मेजर करते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि मीटर को किसके लिए मेजर करते हैं, लेंथ जैसा चीज़ को, और ये इसमें मास जैसा चीज़ को मेजर करते हैं, और इसमें किससे मेजर करते हैं, टाइम जैसा चीज़ को मेजर करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ऐसे देखें, यहाँ पर जैसे मान लिया जाए आपके पास ये आ गया, जैसे मान लिया जाए वेलोसिटी, जैसे एक्सेलरेशन ले ली, एक्सेलरेशन का लिख के बताया ना, एक्सेलरेशन का लिख के बताना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पहले लिख लें, क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। लेकिन ये फंडामेंटल में नहीं है, फंडामेंटल में लिखने के लिए क्या करें, वेलोसिटी को क्या लिखोगे, क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखोगे, इनटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब हुआ, अब डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, मीटर, क्योंकि लेंथ जैसा चीज है, और टाइम क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यूनिट एंड डायमेंशन में अगर फॉर्मूला हमको आता हो, मतलब कंप्लीट फंडामेंटल में तोड़ने आता हो, तो यूनिट लिखने आना चाहिए, बस इतना ये सीख लो। बाकी जिस दिन फॉर्मूला सीखते जाओगे सब कहानी बनते जाएगा। चलिए एमकेएस सिस्टम हो गया। एंड लास्ट सिस्टम एंड फेमस सिस्टम, मतलब पूरे आईआईटी में जो है हम लोग का एसआई सिस्टम पे ही है, और बहुत ज़्यादा तो थोड़ा बहुत तो सीजीएस सिस्टम है, इसी पे काम करना रहता है। एसआई सिस्टम में 4 पार्ट और बढ़ा दिया, मतलब इसी को मॉडिफाई किया है एमकेएस सिस्टम को। एमकेएस सिस्टम को क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि एमकेएस सिस्टम में उतना सारा चीज टर्म को हम नहीं लिख पा रहे थे। तो इसके लिए क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखा गया कि एसआई सिस्टम लेंथ के लिए क्या यूज किया गया है, लेंथ के लिए यहाँ पर यूज किया गया है मीटर को, और यहाँ पर मास के लिए यूज किया गया है यहाँ पर केजी को, यहाँ पर मीटर और किलोग्राम, और टाइम के लिए यूज किया गया है कितना, सेकंड को, एंड टेम्परेचर के लिए यूज किया गया है क्या, केल्विन को, है ना, केल्विन मतलब के को और थीटा को भी, है ना, के को केल्विन है ना, केल्विन केल्विन है, ठीक है। टेम्परेचर के को और क्या होगा, थीटा को। उसके बाद हमारा क्या है, टेम्परेचर के बाद आ गया करेंट। तो करंट को डिनोट किया जाता है या तो आई से या तो क्या से, ए से डिनोट किया जाता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे किया जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे है, मोल से है ना, यहाँ मोल से है। एंड लुमिनस इंटेंसिटी को, लुमिनस इंटेंसिटी को किससे, कैंडेला से, सी डी कैंडेला, है ना, कैंडेला से किया जाता है। तो ये ऐसे सिस्टम का ये फंडा है, मतलब ये 4 बढ़ाकर किया गया, मॉडिफाई किया गया है एमकेएस को मॉडिफाई किया गया है ताकि इजीली क्या हो सके, सॉल्व हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया एसआई सिस्टम। चलिए इससे थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि मान लो फोर्स है,
फोर्स है। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स का लिखना, तो क्या फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए फंडामेंटल में अभी टूटा नहीं है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर भी फंडामेंटल में नहीं टूटा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम, अब टूट गया तो मास को किस में लिखोगे, केजी, डिस्प्लेसमेंट को मीटर और टाइम को सेकेंड स्क्वायर। तो याद होगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 न्यूटन कहा जाता है। खैर ये सब तो बाद में भी हम बताएंगे, अभी सिर्फ इतना के लिए। तो ये क्या था, एसआई सिस्टम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बस ये चीज़ का हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, डायमेंशन का फॉर्मूला पढ़कर फिर जितने भी टर्म होते हैं फिजिक्स में सब पे हम काम करेंगे। क्लियर है, थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट फिर से है हमारा, जो कि अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।